Hey everyone, welcome to my revision series. As we all know, in this entire UPSC journey, revision plays a crucial role. In my earlier attempts, I studied a lot, like really a lot, but I lagged when it came to proper revision. And honestly, it led to outcomes that were heartbreaking and miserable. But this time, this is my last and final attempt, and I have promised myself to not to repeat the same mistakes which I have done earlier. I'm going to focus on revision more this time consistently and efficiently. The ultimate reason behind this series is not just my own discipline but also to motivate you to walk this journey together. I truly hope this adds some value and meaning to your preparation. So, without wasting any more time, let's begin day 1 of the revision series. Let's start. First of all, we will see what I have done today. I have completed first part of ethics GS4 as I'm studying GS4 right now. So, I will be revising GS4 part today. So let's start now. In GS4, in ethics, first we will understand what is ethics, meaning of ethics, what are the examples of ethics, and what is not ethics. So to understand ethics, we know that जब हम किसी चीज़ के बिहेवियर को पढ़ते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं कि वो गलत है या सही है, तो उसमें हमें एथिक्स हेल्प करता है ह्यूमन एक्शन को स्टडी करने पे इन द पर्सपेक्टिव ऑफ रॉन्गफुलनेस एंड राइटफुलनेस। ये मॉरल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल को गाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर के। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो एक हमारे बहुत बड़े प्लेयर थे जिन्होंने फुलेला गोपीचंद का एक एग्जांपल था जिन्होंने चैम्पियनशिप जीता था, ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप। उसके जीतने के बाद उन्हें कहा गया था कि कोको कोला का ऐड करने के लिए, तो एक एग्जांपल हो गया वो। उन्होंने उस मतलब ऐड को नहीं किया था क्योंकि वो नहीं करना चाहते थे। दूसरी चीज़ हो जाती है एथिक्स इज़ ऑल्सो अबाउट नोइंग व्हाट इज़ राइट वर्सेस व्हाट इज़ राइट थिंग टू डू। एग्ज़ाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक लेटेंट का एग्ज़ाम्पल हुआ था जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे मतलब कि बोला गया था, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच तो था बट क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आप किस तरीके से एक्सरसाइज करते हो, वो किस मतलब मटेरियलिस्टिक एंड को तो नहीं सिर्फ वो कर रहा, वो सेटिस्फाई कर रहा, ये हमें समझना पड़ेगा। तो मीन्स मतलब राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू हो गया। इस पे ना लास्ट मतलब एक क्वेश्चन भी आया था पॉटर स्टुअर्ट का 2022 में, व्हाट डज़ द फॉलोइंग कोटेशन मीन टू यू एथिक्स, नोइंग डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट आर द राइट थिंग टू डू। दूसरा हो जाता है पहलगाम अटैक का एक एग्ज़ाम्पल आ जाता है जहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ने मतलब कि अपने आप को मतलब टेररिस्ट जगह पे ही किया था, तो पाकिस्तान ने नॉर्मल सिविलियंस को मारा था बट इंडिया ने बहुत ही एथिकली एक्ट करते हुए सिर्फ टेररिस्ट जगह पे ही और टेररिस्ट को ही काउंटर किया था। दूसरा एक महाभारत का एग्ज़ाम्पल आता है, आत्मानी प्रतिकुलानी परेशम ना समाचरे, विच मीन्स कि हमें दूसरों के साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे हम खुद चाहते हैं कि हमारे साथ हो। क्रिश्चियनिटी में भी एक ऐसी ही थ्योरी है, डू नॉट डू अनटू अदर्स। ग्रीक में अगर एथिक्स को समझेंगे तो इथॉस का मतलब ग्रीक वर्ड है, इथॉस जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने गोपीचंद कोला वाली एक ऐड का बताया था। फेक स्टोरी जैसे जर्नलिज्म में कैप्चर किया जाता है सिर्फ मतलब कि एंड्स को ध्यान देते हुए, शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म पेन जो होता है उससे। दूसरी बात आ जाती है, एक ट्रॉली प्रॉब्लम होती है कि 2 ट्रैक है और 2 ट्रैक पे, एक ट्रैक पे 5 बंदे हैं और दूसरे ट्रैक पे 1 बंदे हैं, तो आप किस साइड ट्रॉली अपनी ट्रेन की पुल करोगे। तो उस केस में भी डिटरमाइन होता है कि वो एक पर्सन का वैल्यू कितना ज़्यादा है,
वहाँ पे फिर देखना पड़ेगा एथिकल। एक हाइंस डिलेमा होती है एग्जाम्पल के तौर पे। हाइंस डिलेमा में ये होता है कि हाइंस डिलेमा में ये था कि आप इंडिविजुअल जो है वो मतलब कि सपोज़ हाइंस डिलेमा था कि जब कोई पर्सन बीमार हो और उसने चोरी किया हो, उसके इंटेंशंस गलत नहीं थे बट जो उसने एक्ट किया है वो गलत था। मतलब उसका मीन्स गलत नहीं था बट उसकी जो एंड रिपरकशंस जो उसने मतलब उसका एंड सही था बट जो उसने मीन्स लिया चोरी करने का वो गलत था। फिर एक आता है विसल ब्लोअर डिलेमा। विसल ब्लोअर डिलेमा हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज़ आप किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम कर रहे हो या आप आईएएस ऑफिसर हो, तो वहाँ पे मान लो कि आपके ऊपर सीक्रेसी का वो होता है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि आपको सीक्रेसी रखनी है, बट आप कहीं पे जान रहे हो कि ये चीज़ गलत है, तो क्या आप वापस से वो मतलब ह्यूमन उसके ख़िलाफ़ गलत है तो क्या आप वो चीज़ करोगे? जैसे मुंबई में एक होर्डिंग थी जो कि कोलैप्स कर गई और काफ़ी लोग उसमें मारे गए। एक एग्जांपल वो हो गया मुंबई होर्डिंग का। अब हम क्या समझते हैं कि क्या एथिक्स नहीं है? क्या एथिक्स नहीं है? तो जस्ट फीलिंग, मॉरल इंट्यूशन वर्सेस रीजनिंग। मतलब कि हमें इंट्यूशन है कि भाई ये चीज़ सही है, बट हमें रीज़न भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इंट्यूशन से हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ सही है या गलत है। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग पॉजिटिव एग्जांपल लेंगे तो यूनिवर्सली हमें पता है, मॉरल इंट्यूशन ये हमारे बिलीफ सिस्टम में बैठ चुका है कि चीट करना गलत होता है, बट डिपेंड करता है कि आपने किस केस में करा। या फीलिंग में वही होती है कि हम क्या सोचते हैं, कोई चीज़ गलत है या सही है, क्या हम फील करते हैं गलत या सही है, मॉरल इंट्यूशन। और वहाँ पे एथिकल जजमेंट एक रोल प्ले करता है, रीजनिंग देता है, कंसिडर करता है। फॉर एग्जांपल, ओके, मतलब कुछ लोग कहेंगे कि भाई चीट करना मतलब ठीक है, बट क्या सच में चीट करना सही है? ये तो हमारे एक पर्सनल ओपिनियन को बताता है, नॉट एथिकल प्रिंसिपल। फिर रिलीजन वर्सेस एथिक्स आता है। रिलीजन वर्सेस एथिक्स, जैसे पहले सती प्रथा होती थी रिलीजन में, दो वो रिलीजन के बेसिस पे सही था बट वो एथिकल नहीं था। अगर एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक मतलब कास्ट को फोकस नहीं कर रहे या रिलीजन को फोकस नहीं कर रहे हम लोग, बस एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है एथिक्स वर्सेस लॉज। अब हम समझेंगे कि बहुत बार क्या होता है कि लॉज जो होते हैं वो एथिकल नहीं होते, जैसे कि अबॉर्शन का एग्जाम्पल हो जाता है। अबॉर्शन दो लीगल है बट क्या वो ह्यूमन राइट की अगर तरफ से देखें तो वो एथिकल है क्या? तो ये हमें देखना पड़ता है। फिर एक चीज़ होती है सोशली एक्सेप्टेबल वर्सेस एथिक्स। तो कोई चीज़ सोशली एक्सेप्टेबल होती है बट क्या वो एथिकल है? तो सोशली एक्सेप्टेबल का मतलब ये नहीं होता कि अगर मतलब बहुत सारे लोग कम्युनिटी में मान रहे हैं तो वो चीज़ सही ही होगी। तो एक चीज़ ये हो जाती है कि सोशली एक्सेप्टेबल वर्सेस एथिक्स। अब हम समझते हैं एसेंस ऑफ एथिक्स। तो एसेंस ऑफ एथिक्स वही होती है कि जहाँ पे कोड प्रिंसिपल आप समझते हो एथिक्स के, अब उसके अंदर चीज़ें आती है जैसे इंट्यूशन वर्सेस रीज़न, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव, एथिक्स वर्सेस लॉ, मॉरल्स वर्सेस एथिक्स, इंट्यूशन वर्सेस रीज़न। तो all moral principles are derived from the first principle of self-evident principle, that is intuitively known by all and cannot be deleted from human heart. It is believed that there must be some rule or law that is natural to human person, intuitively known. This is called moral intuition. For example, love is universally moral. अब आ जाते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एथिक्स पे। एब्सोल्यूट क्या होती है कि रिजिड होती है। एब्सोल्यूट अगर हम अप्लाई करें कि भाई यही सही है, मतलब आप उसके बियॉन्ड नहीं जाते,
मतलब कि जो आपने कह दिया वही सही है, तो ये काफ़ी एब्सोल्यूट है। रिलेटिव होता है कि जो सिचुएशन को देखता है, जो बिहेवियर को समझता है, जो हमने वहाँ पे हाइंस डिलेमा में देखा था कि अगर किसी ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए अगर किसी ड्रग की चोरी करी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, फॉर एग्ज़ाम्पल। जैसे अभी एक सुप्रीम कोर्ट में भी केस हुआ था जहाँ पे एक बंदे को आईआईटी में एडमिशन चाहिए थी, बट वो एडमिशन नहीं ले पाया था। तो एक एग्जांपल ये हो जाता है रिलेटिव एथिक्स का। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है कि नहीं नहीं नहीं, मतलब कि आपको ज़रूरी नहीं है, मतलब स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। अगर हम लोग एब्सोल्यूट एथिक्स का मतलब देखेंगे तो दे आर यूनिवर्सल मॉरल रूल्स दैट अप्लाई टू एवरीवन एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स, अ स्ट्रिक्ट अनवायरिंग मॉरल कोड दैट डजेंट चेंज बेस्ड ऑन द सिचुएशन और कल्चर, डू नॉट लाई, रिस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ। ये हम तब कहते, और ये अप्लाई एब्सोल्यूट एथिक्स कहाँ पे अप्लाई होगी, जहाँ पे कम्प्लीटली इवॉल्व्ड मॉरल सोसाइटी होगी, वहाँ पे ये चीज़ होती है। एक्शन कैन बी जज्ड ऑब्जेक्टिवली, तभी होगा। एग्जाम्पल्स अगर पॉजिटिव्स हम लोग एब्सोल्यूट एथिक्स के पॉजिटिव्स देखेंगे तो ह्यूमन राइट एक्ट इज़ एब्सोल्यूट्स लीविंग नो स्कोप फॉर रिलेटिव जजमेंट। क्योंकि क्या होगा ना कि अगर हम लोग रिलेटिविटी पे जाएंगे तो फिर किसी भी चीज़ को हम लोग रिलेटिविटी की वजह से ये कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। इनकरेज कल्चर डाइवर्सिटी, प्रोहिबिट्स अ डोमिनेंट कल्चर फ्लेक्सिबल, ये रिलेटिव में आ जाएगा। पॉजिटिव कि ये इनकरेज करता है किसी भी कल्चरल डाइवर्सिटी, प्रोहिबिट्स अ डोमिनेंट कल्चर फ्लेक्सिबल एट्सेट्रा। हम लोग रिलेटिव एथिक्स का अगर मतलब देखेंगे तो मॉरल रूल्स वैरी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कल्चर और पर्सपेक्टिव। अब फ्लेक्सिबल कॉन्टेक्स्ट डिपेंड ऑन मॉरल कोड दैट अडेप्ट्स टू डिफरेंट सिचुएशन एंड कल्चरल नॉर्म्स। जैसे अभी एक SIR वाला भी बिहार में जो सर्वे हो रही है उसके ऊपर भी आया है। तो अगर किसी के पास कम डॉक्यूमेंट हो या राशन हो, आपको पता है कि वो मतलब है सही है कोई बंदा, मतलब उसने मतलब पर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको फूड अलॉट करना है, कोई APL या बिलो पॉवर्टी लाइन की कोई महिला है और आपको फूड अलॉट करना है, तो क्या आप उसे फूड अलॉट करोगे? तो ये डिपेंड करता है, वो एथिकल वैल्यू वहाँ पे देखनी मतलब भी मतलब कंसिडर करना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स वो कृष्ण भगवान के कालिया नाग का भी हो सकता है कि उन्होंने करेक्ट पाथ चूज़ किया था, हार्म नहीं किया था। दो कालिया नाग गलत कर रहा था, बहुत लोग को पॉइजन कर रहे थे, उसने पूरे नदी को पॉल्यूट कर रखा था, तो वो भी होगा एग्जाम्पल एथिक्स में। और उसके बाद मॉरल वर्सेस एथिक्स, एथिक्स वर्सेस लॉज आ जाते हैं। एथिक्स वर्सेस लॉज, एथिक्स वर्सेस लॉज में हम लोग समझेंगे कि लॉ सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वाइल एथिक्स सेट्स मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। गुड पीपल डू नॉट नीड, अब जैसे कि प्लेटो ने एक चीज़ कही है कि गुड पीपल डू नॉट नीड लॉ, बैड पीपल विल ऑलवेज फाइंड देयर वे अराउंड लॉ। और स्वामी विवेकानंद ने भी एक चीज़ कही है, सोसाइटी कैन नॉट बी मेड स्ट्रॉन्ग ओनली बाय मेकिंग द स्ट्रॉन्ग लॉज बट व्हेन इट हैज़ पीपल विद गुड कैरेक्टर। अगर हम एथिक्स वर्सेस लॉज को देखेंगे तो एथिक्स में आ जाता है जैसे CDM विसल ब्लोअर वाला एग्जाम्पल, और लॉ में अगर हम देखते हैं तो कैपिटल एथनेशिया वाला एग्जाम्पल हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे एथिक्स जो है वो आपके पर्सनल बिलीफ पे डिफ़ाइन होती है, व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, और जो लॉ होता है वो स्टैब्लिश होता है गवर्निंग अथॉरिटी द्वारा, इन्फोर्स किया जाता है लीगल सिस्टम से, जो कि लीगैलिटी पे चलती है। जनरली स्टैंडर्डाइज्ड होता है लॉ, और एथिक्स जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है।
जो एथिक्स है वो काफ़ी वाइड रेंज बिहेवियर को इंक्लूड करता है, एड्रेस करता है। बाकी जो लॉ होता है वो थोड़ा रिजिड होता है, नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। इन्फोर्समेंट जो है वो खुद से आप पर्सनल इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स पे करते हो, और यहाँ पे इन्फोर्स लॉ जो होती है वो अथॉरिटी द्वारा होती है। कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वहाँ पे एथिकली अगर आप गलत हो जाते हो तो मतलब आप कोई पेनल्टी या मतलब वो नहीं पे नहीं करते, बट अगर लॉ में गलत हो गया तो यू नीड टू पे द पेनल्टी। पर्पस क्या होता है एथिक्स का? गाइड करता है इंडिविजुअल टुवर्ड्स मॉरल एक्सेप्टेबल बिहेवियर। और लॉ क्या करता है? मेंटेन ऑर्डर करता है, प्रोटेक्ट राइट करता है, अपहोल्ड सोसाइटल नॉर्म्स को करता है। अब अब सिमिलैरिटीज़ क्या हैं कि बोथ जो एथिक्स और लॉ है आर वेज ऑफ डिफाइनिंग हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी एंड एम्ड एट मेकिंग लाइफ बेटर फॉर एवरीवन। दोनों जो है वो लाइफ को बेटर करते हैं, और दोनों ही ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। समथिंग एथिक्स and laws can both be used to resolve disagreement. For example, in business dispute, each side may hire a legal team to help consolidated ethical standards of both parties. For example, recently Supreme Court held that stay on bail should only be granted to the rare cases. अब मोरालिटी वर्सेस एथिक्स अगर हम देख लें तो जो मोरालिटीज़ है वो इंडिविजुअल पर्सनल बिलीफ पे होती है, राइट या रॉन्ग। और जो एथिक्स होता है वो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है कि कोई चीज़ गलत है ह्यूमन मतलब बिहेवियर या नहीं है। अगर आप मॉरल देखोगे तो वो कल्चरल, रिलीजियस और पर्सनल वैल्यू पे डिपेंड करता है। और एथिक्स जो है मोर फॉर्मलाइज्ड एंड कोडिफाइड इन कोड ऑफ कंडक्ट एंड सेट ऑफ रूल्स होता है। Flexibility, this are rigid as being taught from early age. They are deeply ingrained in one's character. For flexible, allowing for different interpretation in diverse context. Ethics are more objective और morals are more subjective. Person to person vary करता है। अब मॉरल वर्सेस एथिक्स के एग्जांपल वही हो जाता है कि कंपनी कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है जो कि हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है वो फील करता है कि ये चीज़ तो गलत है भाई, बट प्रमोट करना पड़ेगा क्योंकि वो पर्सनल वैल्यूज़ और बिलीव्स मतलब कि इन्वायरमेंट को कन्फ्लिक्ट मतलब उसकी कंपनी के गोल से तो कन्फ्लिक्ट हो रही है ना, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट के लिए। तो इन कॉन्ट्रास्ट कंपनीज कोड ऑफ एथिक्स में रिक्वायर द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव टू प्रमोट द प्रोडक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्सनल बिलीफ। The code of ethics may prioritize the company's financial success over any individual personal moral belief. This example illustrate how personal morality can sometimes conflict with company's ethic. अब हम लोग देख लेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स क्या होते हैं। क्या चीज़ जो है वो डिटरमाइन करते हैं आपके एथिकल बिहेवियर को। तो इसमें इंडिविजुअल फैक्टर्स मैटर करता है कि आपका पर्सनालिटी के ऊपर मैटर करता है, सिचुएशनल फैक्टर मैटर करता है, और बहुत सारे अदर फैक्टर भी होते हैं जैसे कल्चरल नॉर्म्स होता है, रिलीजन होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है कहीं का, टाइमिंग होती है, लॉज होते हैं, एजुकेशन, अपब्रिंगिंग कैसी हुई है आपकी, प्रेशर टू कन्फर्म द सोशल नॉर्म्स कैसा है आपके ऊपर, सोशल नॉर्म वहाँ के क्या है। और एक और थ्योरी होती है डिवाइन कंट्रोल थ्योरी होती है कि भाई सब कुछ ऊपर वाले ने किया है, बट उसका कॉन्ट्रास्ट भी आता है कि भाई अगर कोई सही काम है वो गॉड ने किया तो गलत काम मतलब क्यों किया उन्होंने, तो कमांड ऑफ इमोरल एक्शन किसने दिया। तो ये चीज़ आ जाती है। तो इंडिविजुअल फैक्टर में वही आता है कि इंडिविजुअल के मॉरल जैसे डिस्क्राइब करते हैं उसका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये आपके एथिकल वैल्यूज़ को डिटरमाइन करता है।
आपका मतलब ये कितना है, अवेयरनेस कितनी है किसी चीज़ को लेकर के। अब इंडिविजुअल फैक्टर को अगर हम देखें तो उसमें एक एग्जांपल है राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय ने मोनोएथिज्म पे काम किया था, जैसे मोनोएथिज्म को प्रमोट किया था, तो वो उनके पर्सनल वो था, वैल्यूज़ था, एथिकल वैल्यूज़ जिसको उन्होंने प्रैक्टिस किया था। इक्वालिटी ऑफ ऑल पे ध्यान दिया था, वे रिजल्ट ऑफ हिज ओन मोरालिटी। एक एग्जांपल ये हो गया। और कंसाइंस और इंट्यूशन, जैसे कि पर्सन जो अपने कॉन्साइंस को फॉलो करता है, इंट्यूशन को फील करता है, जैसे कि इसकी एग्जांपल हो गई दुर्गा शक्ति नागपाल। उन्होंने सैंड माफिया के खिलाफ मतलब हो गई थी। और तीसरा हो जाएगा हमारा सिचुएशनल फैक्टर, जैसे सोसाइटी, आप किस मतलब ग्रुप में रहते हो, अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैसी मिली, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप रहते हो, आपके क्या सर्कमस्टेंसेस हुए हैं, जैसे स्टीलिंग फूड, ब्रेकिंग सिग्नल्स, ये सारी चीज़ें जो होती है वो सिचुएशनल फैक्टर होती है, आपके को डिटरमाइन करती है आपके एथिक्स को। उसके अलावा अदर फैक्टर्स तो हो ही गए, जैसे रिलीजन, जैसे अल्कोहल को बैन करते हैं बहुत सारी, जैसे सिख जो है, जैसे इस्लाम में अल्कोहल बैन है। और प्री मैरिटल सेक्स बहुत सारे कल्चर में अलाउ नहीं होती है। और लॉज हैं जैसे अगेंस्ट थेफ्ट है। तो ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात है कि आपकी एजुकेशन कैसी आपको मिली है, आपको रहन सहन कैसा मिला है, आपकी अपब्रिंगिंग कुल मिला के कैसी हुई है। एक ये हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रोल ऑफ एथिक्स क्या होता है। फाइनली रोल ऑफ एथिक्स में हम देखेंगे कि इंडिविजुअल का क्या रोल है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, सोसाइटी का रोल क्या है एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, अदर्स क्या है, एग्जाम्पल क्या है, और एथिक्स क्या नहीं है। तो अगर हम देखें वैसे रोल ऑफ एथिक्स जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो पहले ही आ चुका है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअल ऐसे ऊपर ऊपर से अगर बस देख ले, तो ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई काम करती है तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी वो एफिशिएंटली होना चाहिए, वहाँ फेथ होनी चाहिए। जैसे रतन टाटा के कंपनी के ऊपर काफ़ी फेथ है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो आंसरेबल होनी चाहिए। उसका जो कॉर्पोरेट है वो सही होना चाहिए, गवर्नेंस सही होनी चाहिए। सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, रोल ऑफ सोसाइटी, वो जस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, हारमनी होना चाहिए, ट्रस्टीशिप होना चाहिए, सोशल कैपिटल, ब्रदरहुड होना चाहिए। और सेटिस्फाइंग, अगर अदर में देखेंगे तो सेटिस्फाइंग बेसिक ह्यूमन नीड्स, बीइंग फेयर, ऑनेस्ट एंड एथिकल। एग्जाम्पल हो जाएगा दैट सचिन तेंदुलकर, गुड ह्यूमन फर्स्ट, आज भी उनका नाम यूज़ हो रहा है। रतन टाटा ने डोनेशन दिया था। किरण बेदी ने ड्यूटी प्लस ड्यूटी जो दी अपनी, उसमें इंटीग्रिटी भी उन्होंने प्ले करा था। अब एक चीज़ होती है कि क्या एथिक्स नहीं है, जैसे बायो एथिकल, अबॉर्शन, एनिमल राइट्स, इंटरनेशनल डिस्प्यूट, environmental damage, wars, refugee crisis, criminalization of politics, nepotism, loss of trust, decrease in efficiency, society corruption। जब अगर एथिक्स नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें होती है। सोसाइटी में करप्शन होएगा, ड्रग एडिक्शन होएगी, इनक्वालिटीज़ बढ़ेगी, इंडिविजुअल क्राइम्स करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूजिव मतलब सोसाइटी बनेगी। और हो गया डिटर्मिनेंट्स। इन्वायरमेंट जो है काफ़ी अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होएगी इन्वायरमेंट में। तो आज के लिए लेट्स कंप्लीट एंड रैप अप। और काफ़ी लंबा भी हो रहा है वीडियो, तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं डे 1 को। दो ये काफ़ी, मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा हो जाएगा वीडियो, बट स्टिल it has been too long, so I would like to wrap it up.
If you find this helpful, do let me know in the comments. And if you are also preparing, feel free to share what you have revised today. Let's keep each other accountable. See you tomorrow with day 2. Until then, stay focused, stay grounded, and don't forget progress over perfection. Thank you.